हेलो बच्चों, मेरा नाम संदीप है और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की साइंस और आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण समझने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं इसाक न्यूटन के बारे में। बच्चों, इसाक न्यूटन बहुत ही बड़े साइंटिस्ट रहे हैं और मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने इसका नाम सुन रखा होगा। तो इसाक न्यूटन एक बार क्या होता है, इसाक न्यूटन एक पेड़ के नीचे सो रहे होते हैं, सेब के पेड़ के नीचे। तो वो देखते हैं एक सेब जो है वो टूटकर उनकी तरफ मतलब नीचे की ओर गिर जाता है। तो वो सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, जो सेब है ये टूटकर नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया या फिर लेफ्ट या राइट में क्यों नहीं चला गया है ना। तो इस वजह से उनके दिमाग में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि सेब नीचे ही क्यों आए, ऊपर क्यों नहीं चला गया भाई। ठीक है, तो उन्होंने अनुमान लगाया। इसका मतलब ये है कि जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है, वो सेब को अपनी ओर खींच रही है, इसलिए सेब ऊपर से नीचे की ओर गिरा। ठीक, तो यही जो उनका नियम था, यही जो उनका सिद्धांत था, मतलब सेब वाला, ये सेब जो है पृथ्वी पर गिर रहा है। तो उन्होंने इसी को एक बड़े, जब इस परिणाम को एक बड़े लेवल पे ले गए तो उन्होंने उसको एक नाम दिया जिसे हम बोलते गुरुत्वाकर्षण बोलते। ठीक, मतलब कहने का ये है कि जब सेब जो है पृथ्वी की ओर गिर रहा है तो जिस बल के कारण सेब पृथ्वी की ओर गिर रहा है उस बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और यही हमारा चैप्टर है कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। ठीक है, तो न्यूटन ने ये कहा ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पिंड हैं, उन सबके बीच में एक बल कार्य करता है। मतलब सभी वस्तुएं हैं, जो सभी पिंड हैं, वो अपने आप को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, है ना। और जिस बल से वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं उस बल को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में। तो अब जो न्यूटन था, इसने ये जो गुरुत्वाकर्षण बल बताया, तो उसने ये बताया इस बल का सूत्र क्या होगा। उसने इस बल का सूत्र बताया था, वो ये था कि F बराबर में, F मतलब क्या होता है, बल। ठीक है, तो F बराबर में क्या लिखा है इन्होंने, G, कैपिटल G गुना में स्मॉल कैपिटल M गुना में स्मॉल m बटे में b का वर्ग। उन्होंने ये सूत्र दिया और ये सूत्र था वो इसका था गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र था। ठीक, तो अब ये दिक्कत, अब आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र आया कहाँ से आया। ठीक है, तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में ये समझते हैं कि जो इसाक न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण बल बताया, तो इस बल का सूत्र उन्होंने कैसे इसको सिद्ध किया। ठीक, आइए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है केपलर के नियम। केपलर के क्या नियम है। ठीक है, तो इसका पहला नियम ये है कि सभी ग्रहों की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है। ठीक है, जैसे मैंने पहले लाइन में लिखा, सभी ग्रहों की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है। क्या होता है दीर्घवृत्त, आप सभी ने वृत्त तो सुना होगा, है ना। व्रत का मतलब क्या होता है, पूरा एक गोल, है ना, उसे हम व्रत बोल सकते हैं, गोल चीज को। ठीक, लेकिन दीर्घ व्रत क्या होगा, जैसे कि अंडे का जो आकार होता है ना, वो एक दीर्घ व्रत के उसमें होता है। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे देखिए यहाँ पर इस तरीके से, ये मतलब ये व्रत नहीं है लेकिन दीर्घ व्रत है। व्रत कैसा होता है, पूरा गोल होता है, लेकिन पूरा गोल नहीं है, देखिए लंबा सा है ना। तो इस प्रकार की आकृति को हम बोलते हैं दीर्घ व्रत बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये कहा गया सभी ग्रहों की कक्षा एक दीर्घ व्रत होती है, मतलब जो सूर्य, जो जितने भी ग्रह हैं, जो वो सभी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो जिस व्रत में घूमते हैं, जिस पथ में घूमते हैं ना, वो पथ कौन से आकार का होता है, वो दीर्घ व्रत के आकार का होता है। कहने का मतलब ये था। तो केपलर ने अपने पहले नियम में ये कहा था सभी ग्रहों की कक्षा एक दीर्घ व्रत होती है और सूर्य इस दीर्घ व्रत के फोकस पर स्थित होता है। ठीक है, ये बना लिया हमने दीर्घ व्रत, और इसके यहाँ पे हमने मान लिया क्या है, यहाँ पे मान लिया सूरज बना हुआ है। ठीक है, ये मान लिया हमने सूरज है, इस तरीके से बना लिया। और ये जो सभी ग्रह हैं वो क्या करेंगे, वो सभी ग्रह इस दीर्घ व्रत में सूर्य के चारों ओर चक्कर काटेंगे। ये इसने अपने पहले नियम में कहा था। ठीक है, आशा करता हूं आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। इसमें क्या कहा गया है, ये कहा गया है सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, क्या कहा, देखिए फिर से सुनिए, सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली रेखा, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा। तो ये तो सूर्य है, आपको पता है। अब हमने एक ग्रह यहां मान लिया। ठीक है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए, एक पॉइंट हमने यहां रखा बी, एक पॉइंट हमने यहां रखा सी, और ये पॉइंट रखा हमने यहां पर डी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली रेखा। तो ये सूर्य है और ये ग्रह, इसको हमने यहां से मिला लिया, फिर इसको हमने ऐसे मिला लिया। जहां जहां पर हमने ग्रह बनाए हैं एबीसी, इन सबको हमने आपस में ऐसे मिला लिया। ठीक, अब ये कहा गया था सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अब इन दो, अब ये क्षेत्रफल देखो, ये वाला, ये क्षेत्रफल देखिए।
ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्षेत्रफल बना लिया हमने लाइन खींच के, इसको हम ऐसे दर्शा रहे हैं क्षेत्रफल को। अब बताइए दोनों में से किसका क्षेत्रफल ज्यादा है? इसका ये वाला क्षेत्रफल ज्यादा है, AB का क्षेत्रफल ज्यादा है, या फिर CD वाला क्षेत्रफल ज्यादा है? ठीक है, तो देखने में तो हमें ऐसा महसूस होगा कि जो CD वाला क्षेत्रफल है वो ज्यादा है और AB वाला क्षेत्रफल है वो कम है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या कहा गया, देखिए सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, अब क्या है इसमें हमने मान ली तो सूरज मान लिया हमने, ठीक है, जो इस दीर्घवृत्त के फोकस पर बना हुआ, फोकस मतलब सेंटर पॉइंट बीच का, ठीक। और ये हमने मान लिया कोई ग्रह है वो पहले A बिंदु पे था, फिर वो A बिंदु से चलकर B बिंदु पर पहुंचा और A से B तक पहुंचने में जो उसे समय लगा, क्या मान लिया, T समय लगा। T कोई समय है, अगर आपको T नहीं मानना तो मान लो कोई 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे, है ना, कोई मैं समय मान लिया अपनी तरफ से। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्रह हमने मान लिया वो A बिंदु पर था, वो कुछ समय बाद B बिंदु पर पहुंचा और जो उसने A से B तक जाने में समय लिया वो T समय ले लिया, ठीक। और वही ग्रह क्या लिखेंगे, वो D पे है और D से फिर वो क्या हुआ, यहाँ से घूम के वो C पर पहुंचा, ठीक है, और D से C तक जाने में भी उससे कितना समय लगा, T समय लगा। अब क्या देखते हैं कि ग्रहों की मतलब ग्रहों ने A से B तक जाने में और D से C तक जाने में समय तो समान लिया है, T समय यहाँ भी लिया था उसने और T समय यहाँ भी लिया है, ठीक है, समय तो समान लिया। जब समय समान होगा तो उनका क्षेत्रफल है वो भी समान होगा, क्योंकि कैप्टर ने अपने दूसरे नियम में यही बात तो कही है कि सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय मतलब जब समय समान होगा, जब टाइम एक जैसा होगा तो उनके द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल भी बराबर होगा, मतलब ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है। देखने में भले ही बराबर न लगे, लेकिन जब इसकी गणना की जाएगी, जब इसकी कैलकुलेशन की जाएगी तो हम ये देखेंगे ये समान आएगा, ठीक। ये था इसका दूसरा नियम। अब चलते हैं इसके तीसरे नियम पे। तीसरे नियम में ये कहा गया सूर्य से किसी भी ग्रह की औसत दूरी, सूर्य से किसी भी ग्रह की औसत दूरी, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हमने एक दीर्घवृत्त और बना लेते थे समझने के लिए, ये हमने बना लिया दीर्घवृत्त, ठीक है, ये हमने यहाँ बना लिया सूर्य, ठीक, इस तरीके से, ठीक। अब क्या बोला गया, ग्रह। अब हम यहाँ पे ग्रह बना लेते हैं, ये तो सूरज है आपके पास, सूर्य, ये हमने ग्रह बना लिया, ठीक। अब इसको ऐसे मिला लिया, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, ठीक। अब क्या बोला गया, सूर्य से किसी भी ग्रह की औसत दूरी का घन, औसत दूरी का घन उस ग्रह के सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय T के वर्ग के समानुपाती होगा। औसत दूरी मतलब ये जो ग्रह है और जो सूर्य के बीच की जो औसत दूरी कितनी मान ली, ये दूरी हमने मान ली r, सूर्य और ग्रह के बीच की जो दूरी कितनी मान ली r, ठीक है। तो उसने ये क्या कहा है, सूर्य से किसी भी ग्रह की बीच की औसत दूरी का घन, मतलब इस r का घन करेंगे, मतलब दूरी कितनी r है ना, तो r का घन करेंगे, तो r का हमने घन कर लिया, ये आ गया r घन, घन मतलब इसकी पावर कितनी लगा दी हमने, 3 लगा दी, ठीक। क्या है, किसी भी परिक्रमा कर, किसी भी ग्रह की परिक्रमा कर, सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय T के वर्ग के समानुपाती होगा। मतलब ये जो दूरी है, अब ये जो ग्रह जब जितने समय में इस सूर्य के चारों तरफ अपना एक चक्कर पूरा करेगा ना, तो उस चक्कर को पूरा करने में जितना समय लगेगा, तो वो समय क्या होगा, वो समय का जो वर्ग है, समय का वर्ग कर दिया हमने, ये दोनों आपस में क्या होंगे, समानुपाती होंगे। क्या कहा, देखिए फिर से ध्यान से कि सूर्य से किसी भी ग्रह की औसत दूरी कितनी मान ली, r हमने दूरी मान ली, ठीक है, और उस ग्रह को सूर्य के चारों तरफ घूमने में मतलब एक चक्कर पूरा करने में जो समय लग रहा है वो हमने कितना मान लिया, t मान लिया। तो पहले यहाँ पर दूरी का हमने क्या कर लिया, घन लिखा है, दूरी का घन, तो r का घन कर लिया, और समय का क्या बोला है, वर्ग, है ना, t समय, t के वर्ग, मतलब समय का वर्ग कर लिया, और ये दोनों क्या होंगे, आपस में समानुपाती होंगे। तो r का घन क्या है, वो t के वर्ग के समानुपाती होगा, ठीक। आगे समझ में, ये है इसका तीसरा नियम। और जब यहां से इसको हटाएंगे, जब समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो ये आ जाएगा r की घात 3 बराबर में यहां लिख देंगे स्थिरांक गुना में t की घात 2। अब ये r की घात 2, r की घात 3 बटे में t की घात 2 बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा स्थिरांक आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका कैप्टर का नियम, ठीक। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि अगर किसी को नहीं समझ आया तो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। देखिए भाई, कैप्टर जो था उसने
जब ग्रहों को देखा, ग्रहों को देखने के बाद उसने कुछ नियम बनाए, ठीक है। तो उसने पहले नियम ये कहा, सभी ग्रहों की कक्षा एक दीर्घ वृत्त होती है, मतलब जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर काटते हैं तो एक दीर्घ वृत्त में काटते हैं। वृत्त तो हम समझते हैं गोल होता है, पूरा गोला, और दीर्घ का अर्थ होगा लंबा सा गोला, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये लंबा सा गोला हमने बनाया यहाँ भी है ना, इनको बोलते हैं दीर्घ वृत्त। और सूर्य कहाँ होगा, मुख्य फोकस पर होगा, तो सूर्य बीच में होगा, इसके चारों तरफ जो है सभी ग्रह चक्कर काट रहे होंगे, ठीक। ये था इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोलता है सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली रेखा, मतलब जो रेखा सूर्य और ग्रहों को मिला रही है वो समान समय में क्या करेगी, समान क्षेत्रफल तय करेगी। जैसे हमने यहाँ पे माना ये सूर्य हो गया, हमने मान लिया एक ग्रह था, वो पहले एक बिंदु पर था, वो टी समय के बाद बी बिंदु पर पहुंचा, फिर वही ग्रह बी से सी पर पहुंचा टी समय के बाद, ठीक है। तो हमने क्या देखा, समय जब वो समान ले रहा है ग्रह, तो उसके बाद देखेंगे जो क्षेत्रफल होगा वो भी समान होगा। ये था इसका दूसरा नियम। अब चलते हैं इसके तीसरे नियम पे। उसमें ये कहा गया था सूर्य से किसी भी ग्रह की औसत दूरी, वैसे ये हमने बना लिया दीर्घवृत्त, इसमें यहाँ पर रखा हमने फोकस पर, मतलब मुख्य उस पे फोकस पर सूर्य रखा, और ये हमने मान लिया कोई ग्रह है, तो ग्रह और सूर्य की जो बीच की दूरी हमने क्या मान ली, आर, ये क्या औसत दूरी। तो इसका जो घन होगा, घन मतलब आर की घात 3 हो जाएगी, ठीक है। वो क्या होगा, जो ग्रह द्वारा सूर्य के चारों तरफ, मतलब सूर्य का चक्र पूरा करने में जो समय लगेगा, ठीक है, ग्रह द्वारा सूर्य के चारों तरफ अपना एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा, उस समय के वर्ग, तो हमने मान लिया जो समय लग रहा है कितना, टी लग रहा है, तो टी का वर्ग कर लिया, इसके समानुपाती होगा, ठीक। ये था इसका कैप्लर के नियम। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है। मतलब जो इसाक न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था, इस नियम का महत्व क्या है, मतलब ये हम अपने चारों तरफ इसको कहां पर देखते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहला महत्व क्या लिखा, हमें पृथ्वी से बांध कर रखने वाला बल, ठीक। कहने का मतलब ये है, जो हम पहला पॉइंट देख रहे हैं, इसमें कहा गया हमें पृथ्वी से बांध कर रखने वाला बल है ये गुरुत्वाकर्षण का बल। मतलब हम पृथ्वी पर जो चल पा रहे हैं, है ना, हम पृथ्वी पर ही हैं, हम पृथ्वी से ऊपर नहीं जा पा रहे, या फिर पृथ्वी पर जो हम चलना संभव हो पा रहा, पृथ्वी पर जो रह रहे हैं, मतलब पृथ्वी से हमको ये बांध कर रख रहा है, मतलब पृथ्वी से हमें ऊपर उड़ने को नहीं दे रहा है ना। तो इसी बल को क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट है पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा की गति, मतलब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा, चक्कर काट रहा है, वो चक्कर क्यों काट रहा है, क्योंकि भाई जो हमारी पृथ्वी है वो क्या कर रही है, चंद्रमा को अपनी ओर खींच रही है, ठीक है। तो इसके कारण चंद्रमा है वो हमारे पृथ्वी के चारों चक्कर काटता रहता है। अब आप ये सोचिए, खुद सोचिए कि अगर चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास क्यों नहीं आ जाता। कभी सोचा आप लोगों ने कि भाई चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी के चारों चक्कर काटता है, तो हमारी पृथ्वी पर आ क्यों नहीं जाता वो, है ना। तो उसका कारण ये है भाई, क्योंकि न्यूटन ने ये कहा था कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं वो सभी एक दूसरे को अपनी तरफ एक बल से आकर्षित करेंगे। मतलब अगर हमारी पृथ्वी चंद्रमा को आकर्षित कर रही है, तो जो चंद्रमा है वो भी हमारी पृथ्वी को आकर्षित कर रहा होगा। लेकिन है क्या कि जो पृथ्वी है वो चंद्रमा से काफी ज्यादा बड़ी है, इसलिए चंद्रमा जो पृथ्वी पे बल लगाएगा वो बल काफी कम होगा, ठीक है। और जो पृथ्वी जो चंद्रमा पे बल लगाएगी वो बल ज्यादा होगा। तो इसके कारण जो चंद्रमा है, क्योंकि पृथ्वी जो चंद्रमा पे बल लगा रही काफी ज्यादा है, तो इसकी वजह से चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। आगे बात समझ में, और जिस बल के कारण वो घूम रहा है उसका नाम है गुरुत्वाकर्षणीय बल, ठीक। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। यहाँ कहा गया सूर्य के चारों तरफ ग्रहों की गति, मतलब जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ जब गति कर रहे हैं उसका कारण क्या है ना। तो उसका कारण भी यही है कि भाई सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य आपको पता है सूर्य क्या बहुत बड़ा है ना, सूर्य का आकार बहुत ज्यादा है। तो जब जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ इसलिए घूमते रहते हैं क्योंकि सूर्य क्या कर रहा है, उन सभी ग्रहों को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। क्यों खींचता है, क्योंकि उन सभी पिंडों पर या ग्रहों पर वो क्या लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षणीय बल लगा रहा है। इसलिए वो जो सभी ग्रह हैं उसकी तरफ वो मतलब एक आकर्षित बल होने के कारण उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। वो इसलिए घूमते हैं कि ताकि उसके पास आ जाए, लेकिन उसके पास नहीं आ पाते, है ना। क्यों नहीं पास आ पाते, क्योंकि वो ग्रह भी सूर्य को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, और इससे कारण क्या होता है, वो जो ग्रह है वो सूर्य के पास नहीं आ पाते, ठीक है। क्योंकि सूर्य तो अपनी जगह पे फिक्स है ना।
तो वो सूर्य का वजन ज्यादा है इसलिए उसका जो आकर्षण बल है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो सूर्य क्या कर रहा है, वो दूसरे ग्रहों को अपनी ओर खींच रहा है, और जो ग्रह उनका वजन सूर्य उनका वजन जो है, जो भार जो है वो सूर्य के मुकाबले काफी कम है, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं, सूर्य को अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन उनका जब उनका वजन कम है, भार कम है, तो उनके द्वारा लगाया गया बल जो है वो भी कम होगा। तो इससे कारण क्या होगा, जो ग्रह है वो सूर्य को अपनी ओर खींच नहीं पाते, क्योंकि सूर्य का वजन ज्यादा है, इसलिए सूर्य जो है वो ग्रहों की ओर नहीं चल पाता। लेकिन जो पिंड है, जो ग्रह है, उनका वजन काफी कम है सूर्य के मुकाबले, इसलिए वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है सूर्य तथा चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा। आपने देखा होगा कई बार समुद्र में ऊंची ऊंची जो पानी की लहरें उठती हैं, ठीक है, वो क्यों उठती हैं, आप सोचा कभी? तो सबसे पहले तो आपको ये बता दो ज्वार भाटा होता है क्या। भाई समुद्र में जब पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और फिर नीचे गिरती हैं ना, इसी प्रक्रिया को हम ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, अभी आता क्यों भाई, क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा जो सॉरी पृथ्वी और चंद्रमा है, जब ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, मतलब इनके बीच में जो आकर्षण बल उठता बल लगता है, उस बल के कारण क्या सूर्य बल के कारण समुद्र का पानी है वो ऊपर की ओर उठना चालू हो जाता है, क्योंकि भाई चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है। तो पृथ्वी तो इतनी भारी है कि भाई वो तो चंद्रमा की ओर नहीं जा सकती, लेकिन पानी तो उसमें जो समुद्र में पानी भरा है वो तो हल्का होता है, इसलिए जो पानी है मतलब पानी के अंदर एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे कारण समुद्र में पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे जो हमने यहाँ पर समझे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, अगले विषय पे। अगला हमारा विषय है कि मुक्त पतन क्या होता है। मुक्त पतन, ठीक है, मुक्त पतन के बारे में क्या कहा गया, देखिए अब आप एक बात सोचिए, अगर एक पत्थर लिया आपने, पत्थर को आपने ऊपर की तरफ फेंक दिया, ठीक है, तो क्या देखेंगे कुछ समय के बाद पत्थर क्या आएगा, वो ऊपर से नीचे आता रहेगा। ठीक है, जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है ना, तो एक बात ध्यान दीजिए कि उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता। भाई वो तो ऊपर से नीचे की ओर ऐसे आगे चली जाएगा, है ना, उसकी दिशा में तो परिवर्तन नहीं है। भाई वो तो ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऊपर से नीचे ही आ रही है, ये तो है नहीं कि वो नीचे से फिर से ऊपर भाग जाएगी, नहीं जाएगी ना से। ठीक, तो होता क्या भाई, जब कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके त्वरण में परिवर्तन, मतलब उसके वेग में परिवर्तन होता है। क्यों होता है वेग में परिवर्तन? क्योंकि भाई पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है, जैसे जैसे कोई वस्तु पृथ्वी की सतह के पास आप चली जाएगी, तो जो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल वो भी बढ़ता चला जाएगा, तो उसके कारण जो पृथ्वी है वो उसको और ज्यादा बल से अपनी ओर खींचेगी, जिससे कारण क्या होगा, वस्तु के वेग में परिवर्तन आ जाएगा। मतलब जो पत्थर हमने फेंका था, जैसे जैसे वो जमीन के पास आते जाएगा उसका वेग बढ़ता चला जाएगा। जब वेग में परिवर्तन होगा तो हम क्या बोलेंगे कि उस पत्थर में क्या हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? अब उसी त्वरण को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण। ठीक है, मतलब एक ऐसा त्वरण जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक, तो मुक्त पतन क्या हुआ? मुक्त पतन का मतलब ये है, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, उस पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो ये बोलेंगे इस वस्तु का क्या हो रहा है, मुक्त पतन हो रहा है। ठीक है, आइए जरा इस बात को जरा हम अच्छे से थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई पत्थर है, इस पत्थर ये हमने मान लिया कोई पत्थर है। ठीक, इस पत्थर का जो वजन है मान लिया कितना है, m है, मतलब इसका द्रव्यमान कितना मान लिया m है। ठीक, और ये पत्थर ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ऐसे गिर रहा है। ठीक, यहाँ हमारी पृथ्वी है, ये हमने मान लिया पृथ्वी, इस पृथ्वी का जो द्रव्यमान है मान लिया कितना है, कैपिटल M है। ठीक है, आगे बात समझ में? अब ये पत्थर जब ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो ये पत्थर क्या करेगा, इस पृथ्वी पर जब गिरेगा तो इस पर बल लगाएगा। ठीक है, उस बल का सूत्र क्या होगा भाई, ये बल होगा F बराबर में m गुना में g। अब g यहाँ पर क्यों लगाया भाई, क्योंकि मैंने क्या बताया, जो त्वरण है यहाँ पर जो पत्थर पे त्वरण हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम a की जगह पर क्या लिख लेंगे, g लिख लेंगे, है ना। बल का सूत्र आप सभी को पता है, बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर में कितना होता है, m गुना में a होता है ना, जानते हैं आप लोग सभी। पर a ना लिख के हमने यहाँ पर g लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि वह वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, तो उसके अंदर जो त्वरण हो रहा है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है। तो ऐसा त्वरण जो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है उसके लिए हम g लगाते हैं, ना कि a लगाते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पर हमने g लगा दिया ये। ठीक, F बराबर में mg, मतलब इस पत्थर पर जो बल कार्य कर रहा होगा इतना बल कार्य कर रहा है। ठीक, अब एक बात सोचिए, जो ये पृथ्वी है हमारे, आपको पता है पृथ्वी और ये जो हमारा पत्थर है, इन दोनों के बीच में भी एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा होगा। ठीक है, और उस बल का सूत्र क्या पढ़ रखा है हमने, जो इसाक न्यूटन ने जो सूत्र बताया था वही था, F बराबर में क्या आएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान गुना में पत्थर का द्रव्यमान। ठीक है,
बटे में क्या आएगा, दोनों के बीच की दूरी। मान लो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी है, यहाँ कितना आ गया, डी का वर्ग, और यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल जी, बड़ा जी, है ना। ये सूत्र आप सभी ने पढ़ रखा है ना, F बराबर में जी कैपिटल M स्मॉल m बटे में डी का वर्ग, ठीक है। ये वो सूत्र है, मतलब ये वो बल है जो दो वस्तुओं के बीच में लगता है, दो पिंडों के बीच में, है ना। तो जब ये पत्थर जब पृथ्वी पर गिर रहा है तो इन दोनों, अभी इनके बीच दूरी डी है, तो इनके बीच में इतना बल कार्य कर रहा होगा, और गुरुत्वाकर्षण के कारण इस पत्थर में जो बल काम करेगा वो इतना काम कर रहा है, बराबर में mg, ठीक है। ये मान लीजिए पहला समीकरण है, ये मान लीजिए आपके पास दूसरा समीकरण है। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें तो ये कितना, ये भी बल है भाई, और यहाँ भी बल F मतलब बल होता है, तो ये भी F दिया हुआ आपके पास बल, और यहाँ भी बल दिया रखा है। जब इनकी जो पहले और जब दूसरे समीकरण को हम देखते हैं तो क्या लिखते हैं, जब इनकी बाईं तरफ समान है ना, जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यहाँ भी F लिखा है, यहाँ भी F लिखा है, तो इसका मतलब इनकी जो राइट हैंड साइड होगी, जो इनका दायां पक्ष होगा वो भी समान होना चाहिए। यहाँ क्या लिखेंगे, 1 और 2 से, क्या लिखेंगे, 1 और 2 से क्या जाएगा निकल के भाई, यहाँ से जाएगा mg, उधर से कितना आएगा लिखा हुआ, वो लिखा हुआ कैपिटल जी, बड़ा कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में डी का वर्ग, जी से जी का, अच्छा सॉरी यहाँ पे जी से जी नहीं कटेगा, कट जाएगा, सॉरी जी से जी नहीं कटेगा, हमें m से m कटेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, m से m कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा g बराबर में कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन में डी का वर्ग, ठीक है। तो ये आ गया त्वरण निकालने का सूत्र, जी बराबर में आ गया कैपिटल जी कैपिटल M बटे में डी का वर्ग, ठीक है। अगर यहाँ पर कैपिटल जी का मान आपको पता है कितना होता है, कैपिटल जी 6.67 गुना 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम वर्ग, ये सभी को मालूम है, ठीक है। m मतलब है पृथ्वी का वजन कितना होता है, ये होता है 6 गुना 10 की पावर 24 किलोग्राम पर केजी, सॉरी 24 किलोग्राम, ठीक है। डी का मतलब हो गया पृथ्वी का यहाँ पर कितना, पृथ्वी कितनी यहाँ पर त्रिज्या है, ठीक है। जब इन सब का मान यहाँ पर रखेंगे तो जी का मान निकल के आएगा, ये आएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, ठीक है। अगर आप कहते हैं यहाँ पर जी का मान, m का मान और डी का मान एक बार मैं लिख देता हूँ कन्फर्म करके, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए निकालने में, ठीक है। इनके मान में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। भाई जी का मान मैंने आपको पहले बताया, कैपिटल जी का मान होगा 6.67 गुना 10 की पावर -11, ठीक है। और भाई पृथ्वी का जो वजन है ये गुना 6 गुना 10 की पावर 24, ठीक है। और पृथ्वी का जो त्रिज्या है ये है 6.4 गुना 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यही वो बातें जो मैं आपको पहले बता रहा था, जहां पर जी लिखा है, जी का मान ये रखेंगे, m का मान ये रखेंगे, डी का मान ये रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो जो त्वरण आएगा गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण किसी भी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होगा इतना होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। मुझे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब हमारा अगला टॉपिक है, इसका नाम है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति क्या होगी। मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर कोई वस्तु ऊपर नीचे की तरफ गिर रही है तो उसके मतलब जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है उसके कारण उसकी गति में क्या परिवर्तन होगा, कैसा होता, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि आपके पास दो वस्तु है, एक पत्थर मान लिया, कागज मान लिया, दोनों को हमने एक बिल्डिंग से, मतलब मान लीजिए 100 फुट की बिल्डिंग है एक, ठीक है, या ठीक है 100 फुट की बिल्डिंग से आपने क्या करा, एक पत्थर को और एक कागज को ऊपर से छोड़ा। तो आप बताइए आप दोनों में से, पत्थर या कागज में से कौन सी जो वस्तु है सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी, सोचिए। हाँ, आंसर क्या होगा, पत्थर भाई। क्यों कहेंगे आप पत्थर सबसे पहले पहुंचेगा, क्योंकि पत्थर भारी है इसलिए पत्थर पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है वो ज्यादा है, मतलब उसके कारण जो है वो वस्तु के अंदर गति ज्यादा हो रही है। देखिए जो वस्तु जितनी ज्यादा भारी होगी तो उसके अंदर उतना ही ज्यादा गुरुत्वीय बल होगा, ठीक। आगे बात समझ में, तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक। अब एक बात सोचिए आप, लेकिन अगर इन दोनों वस्तुओं को अगर हमें एक कांच की शीशी ले, बहुत बड़ी कांच की शीशी इतनी बड़ी, ठीक है, उसके अंदर से सारी हवा निकाल दी हमने, वैक्यूम पंप लगा के सारी हवा बाहर निकाल दी, ठीक। अब क्या खाली है एकदम से, अब उसके अंदर दोनों को ऊपर से छोड़े, एक जगह से छोड़े दोनों को एक ही ऊपर एक ही स्थान से, तो बताइए पत्थर पहले नीचे पहुंचेगा या फिर कागज नीचे पहुंचेगा, सोचिए। हाँ, तो
तो बहुत से बच्चे क्या कहेंगे कि पत्थर पहले पहुंचेगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करते हैं ना हम, मतलब एक कांच के शीशे में अगर कांच का बहुत बड़ा डब्बा बनाया, उसमें सारी हवा बाहर निकाल दी, तो उसमें पत्थर को और कागज को ऊपर से छोड़ते हैं एक समान से, ठीक है, एक समान ऊंचाई से, तो क्या देखेंगे, तो कागज और जो पत्थर है दोनों एक टाइम पर, एक समय पर ही नीचे पहुंचेंगे। उसका कारण ये है कि जब, क्योंकि उस कांच के डब्बे में हवा नहीं है, बिल्कुल भी हवा नहीं है, तो मतलब जो हवा क्या करती है, कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है ना, तो उसको नीचे गिरने से रोकती है, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे मान लो वस्तु, जब हम किसी वस्तु को बाहर फेंकते हैं, मतलब कांच के डब्बे की बात नहीं कर रहा, अगर मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, किसी बिल्डिंग से अगर हम एक पत्थर को और कागज को छोड़ते हैं, तो वहां पर क्या देखते हैं कि कागज तो धीरे धीरे पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जो हवा क्या करती है उस कागज को रोकती है। आपने देखा होगा जब कागज ऊपर से नीचे तरफ गिरता है ऐसे 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 लहर लहर के जाता है ना, क्योंकि हवा उसे रोक रही होती है, वो धीरे धीरे नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो एक तो हल्का है, ऊपर से उसे हवा भी रोक रही है, ठीक है। लेकिन जो पत्थर वो काफी ज्यादा भारी होता है, तो जब हवा उस पर बल लगाती है रोकने के लिए, तो जो बल है उस पर काम नहीं कर पाता और वो एक समान गति से नीचे पहुंच जाता है। मतलब जो पत्थर है वो काफी तेजी से नीचे पहुंच जाता है। लेकिन अगर इसी क्रियाकलाप को, इसी एक्टिविटी को अगर मैं कांच के बहुत बड़े बक्से के अंदर करूं, उसमें सारी हवा बाहर निकाल दूं, तो क्या होगा, अब बक्से के अंदर तो हवा है ही नहीं, मतलब जो हवा कागज को नीचे आने से रोक रही थी वो हवा तो है ही नहीं, तो क्या होगा, कागज और जो पत्थर है वो दोनों एक समान गति से नीचे पहुंचेंगे। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक, अब आगे चलते आपने ये देखा होगा कि पृथ्वी की सतह के समीप जी का मान स्थिर है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पृथ्वी के किस बिंदु पर जी का मान सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ध्रुव। पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव होते हैं, इन पर जी का मान ज्यादा होता है, और जो विषुवत रेखाएं होती हैं यहाँ पर जी का मान काफी कम होता है। तो कई बार पेपर में पूछा गया है कि जी का मान कहाँ ज्यादा होता है, विषुवत रेखा पर या फिर ध्रुवों पर। तो हमारा आंसर क्या होगा कि जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है, ठीक है। जब भी हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलते हैं तो जी का मान लगातार बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम ध्रुव से जब हम विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो जी का मान लगातार घटता चला जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी की जो सतह होती है वहां पर जी का मान एक समान होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने यहाँ पे लिखा भी है, क्योंकि पृथ्वी की सतह के समीप जी का मान स्थिर होता है, ठीक। अब इससे आगे देखेंगे त्वरण के स्थान पर जी रखने पर क्या क्या समीकरण बनेंगे, ठीक है। तो हमें ये पता है गति के 3 समीकरण होते हैं, ठीक है। आपने पहले पढ़ रखा होगा v बराबर में u प्लस at पढ़ा होगा, है ना। पर यहाँ पर हम a ना लिख के हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, g लिख रहे हैं। g क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब वस्तु क्या कर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ जब गति करेंगी तो वहां पर जो त्वरण उत्पन्न होगा वो क्या होगा, वो गुरुत्वाकर्षणी बल के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर a के स्थान पे हमने क्या लिखा है, g लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो दूसरा समीकरण होता है ये होता है s बराबर में ut प्लस 1/2 at वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने अच्छा a लिख दिया, लेकिन a नहीं आया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम g लिखेंगे, क्योंकि कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी तो उसके अंदर जो त्वरण उत्पन्न होगा वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होगा, इसलिए यहाँ पर एक जगह हमने g ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक। अब जो तीसरा समीकरण आता है ये आता है v स्क्वायर बराबर में u का वर्ग जमा में 2as होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम a ना लिख के क्या लिखेंगे, g लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक जगह हमने क्या लगा दिया, g लगा दिया, ठीक। तो ये जो 3 समीकरण, जो मतलब गति के जो 3 समीकरण जो हमने पढ़े थे, ये उनमें बस त्वरण का जो चिन्ह था एक ही जगह हमने यहाँ पर क्या लगाना है, जी लगाना है, ठीक है। अब इन्हीं तीनों समीकरण के आधार पे हम कुछ यहाँ पर क्या करेंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि बच्चों की दिक्कत होती है कि उन्हें चैप्टर तो पूरा समझ में आ जाता है ना, थ्योरी तो कर लेते हैं यार, लेकिन जब वो सवालों को देखते हैं तो उनके होश मतलब उड़ जाते, कहते हैं ये सवाल हम पे कैसे होगा, मतलब साइंस के उसमें, विज्ञान के उसमें, मैथ के सूत्र बना दिए और कैसे हल करेंगे, है ना। तो हमारा ये भी मकसद है कि बच्चों के अंदर जो विज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब विज्ञान के जो सवाल बच्चों को है ना, जिन्हें हम वैसे आम भाषा में न्यूमेरिकल्स कहते हैं, उनको देखकर बच्चों घबराहट ना हो, है ना। तो इस कमी को हम दूर करेंगे। आइए हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो बुक के अंदर जो एग्जाम्पल देते हैं पहले उनको करते हैं, उनको समझते हैं, और फिर उसके बाद जो हमें अभ्यास में जो प्रश्न उत्तर दे रखे होंगे वहां पर कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे तो उनको भी अच्छे से समझेंगे, ठीक। आइए देखते हैं। तो भाई अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, एक बस किसी पुल से गिरकर 0.8 सेकंड में धरती पर आ गिरती है, ठीक है। एक बस है वो क्या कर रही है, वो 0.8 सेकंड में धरती पर आके गिरती है, ठीक, पुल से
कोई बस है वो पुल पे जा रही थी, पुल से गिर के नीचे पहुंच जाती धरती पे 0.8 सेकंड में। परिकलन में सरलता के लिए जी का मान कितना रखना है, 10 मीटर प्रति सेकंड रखना है। वैसे जी का मान मैंने आपको बताया था कितना होता है, जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। लेकिन हमने यहाँ पर क्या रखना है, क्वेश्चन में अगर बोल देता है ना कि जी का मान 10 रखना है तो 10 ही रखना है। अगर आप चाहो तो 9.8 पे रख के कर सकते हो, लेकिन 9.8 रख के करोगे थोड़ा तो कैलकुलेशन में दिक्कत सी आएगी। तो 10 रख के करेंगे तो फटाफट आपकी जो संख्या है वो कट जाती है, तो 10 रख के यहाँ पे हम करेंगे इसको। ठीक, अब क्या बोला कि ये धरती पर टकराते समय बस की क्या चाल होगी, मतलब इसमें 3 चीजें निकालनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में 3 चीजें निकालनी है। पहला तो क्या निकालना है कि धरती पर टकराते समय बस की क्या चाल होगी, बस की चाल निकालनी है। ठीक है, लीजिए आपके ऊपर बस की चाल धरती पर टकराते समय, धरती पर टकराते समय। ठीक, दूसरा इसमें जो हमने आगे क्या निकालना है वो ये है 0.8 सेकंड के दौरान बस की औसत चाल क्या होगी भाई। 0.8 सेकंड के दौरान बस की औसत चाल, बस की औसत चाल। और जो तीसरा है इसमें, तीसरा भाग है उसमें ये पूछा गया है धरती से पुल की कितनी ऊंचाई है, धरती से पुल की ऊंचाई। ये 3 चीजें हमने इस प्रश्न में ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमें यहाँ दिया क्या क्या हुआ है, सबसे पहले दे रखा समय, समय कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.8 सेकेंड, है ना। उस समय ये लिखा है ना कोई बस है वो पुल से धरती पे नीचे गिर रही है, वो कितने समय में गिर रही है, 0.8 सेकंड में गिर रही है। तो समय कितना होगा 0.8 सेकंड। आगे क्या बोला गया है कि जो जी का मान कितना रखना है, 10 रखना है, 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। ठीक है भाई, अब इसके बाद समस्या क्वेश्चन क्या पे यह है कि बस की चाल बताइए कि जब बस धरती पे गिरती है, टकराती है तो उसकी कितनी चाल रही होगी। ठीक है, अब आप सोचिए कि अब क्या हम कर सकते हैं इसमें। जो 3 समीकरण हमने यहाँ पे देखे ना, इन तीनों में से हमने कोई सा एक समीकरण यहाँ पर प्रयोग करना है। तो हमें ये सोचना है कौन सा समीकरण हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए पहला समीकरण, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में से कौन सा समीकरण यहाँ पर प्रयोग या फिर उपयोग हो सकता है। तो देखिए भाई समय दे रखा 0.8 सेकंड, तो देखिए समय तीनों समीकरण के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ भाई आ रहा है। यहाँ भी टी लिखा हुआ है, यहाँ भी टी लिखा हुआ है। अच्छा, तीसरे वाले समीकरण के अंदर टी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये वाला जो समीकरण है इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, कई बच्चों को समस्या रहती है कि हमें कैसे पता चलेगा इन तीनों में से कौन सा सूत्र लगाएं। तो वही बता रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से। पहले आप देखिए दे क्या रखा, टी दे रखा, तो देखिए टी इन तीनों में से किस किस समीकरण में है। तो हमने क्या देखा, पहले में भी टी आ रहा है, दूसरे में भी टी आ रहा है, तीसरे पे नहीं। इसका मतलब जो तीसरा वाला समीकरण है वो पहले वाले क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक, आगे बस समझ में चलते हैं आगे। अब जी का मान तो चलो पहले में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है। ठीक है, मतलब पहले दूसरे में से कोई हमने इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एस दे रखा है, एस मतलब क्या होता है, एस मतलब होता है दूरी। ठीक है, तो दूरी तो हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, मतलब ये वाला जो समीकरण है इसका इस्तेमाल नहीं होगा, ना ही दूसरे का होगा ना ही तीसरे का होगा। तो कौन सा समीकरण इस्तेमाल करेंगे हम, पहला समीकरण v बराबर में u प्लस gt वाला। ठीक है, अब यहाँ पर v और u क्या कई बच्चों की समस्या ये होगी, है ना। तो बेटा v का मतलब होता है अंतिम वेग और u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। मतलब जब कोई भी वस्तु चलना आरंभ करती है, चलना प्रारंभ करती है, तो वस्तु जिस गति से चल रही होती है, या फिर जब कोई वस्तु मतलब जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है, चलने से पहले जो उसके अंदर गति होती है उसको बोलते हैं आरंभिक वेग या फिर प्रारंभिक वेग बोलते हैं। ठीक है, और जब ठीक है चलने के बाद कुछ समय के बाद जो वस्तु की स्पीड होगी या चाल होगी उसको बोलेंगे अंतिम वेग बोलेंगे। ठीक है, तो भाई जब कोई बस थी वो पुल पर खड़ी थी, ठीक है, पुल से नीचे गिर गई। ठीक, तो जब ऊपर से नीचे गिरी तो ये बताना है वो बस की चाल क्या होगी। ठीक है, ऊपर से जब बस नीचे धरती पर गिरी है तो कितनी चाल होगी, मतलब धरती पर टकराते समय कितनी चाल होगी। ठीक, तो मतलब हमें अंतिम वेग निकालना है भाई। जब आखिरी बार बस जब उस धरती से टकराएगी तो कितना वेग होगा उसका, मतलब हमने v निकालना, अंतिम वेग। ठीक है, तो इसमें हमें यहाँ पे समझ आ गया क्या निकालना है, v। यहाँ क्या लिखेंगे,
v हमें निकालना है। तो u कितना मानोगे भाई, फिर u तो पता होना चाहिए। तो u के ऐसे केस में हम क्या लेंगे, u का मान जीरो रख लेंगे। जहां पर हमें u नहीं पता होता, ये पता है कि हाँ बस चलना स्टार्ट कर रही है, ठीक है, बस ऊपर से नीचे गिर रही है या कोई सामान ऊपर नीचे गिर रहा है, तो इन सभी केसों में हम u का मान क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे, जीरो रखेंगे। ठीक है, u का मान रख लिया हमने जीरो, t का मान 0.8, g का मान 10। तो पहला समीकरण लगाइए, क्या होता है, v बराबर में u प्लस gt होता है। ठीक है, तो v बराबर में होता है u प्लस gt। v का मान हमने निकालना है, u कितना हो गया 0, g कितना आपके पास 10 और t कितना ये है आपके पास 0.8। ठीक है, इसको हल करेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, 10 को 0.8 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, तो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आ गया कि जो बस है वो 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से धरती पर टकराएगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 0.8 सेकंड के दौरान जब बस ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो बस की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, बस की औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल निकालने का, किसी चीज की औसत निकालने का सूत्र क्या होता है, आपको भी पता रखा है औसत कैसे निकालते हैं। अब औसत चाल निकालनी है तो चाल कितनी, दो प्रकार की बताया मैंने, एक तो आरंभिक वेग और एक अंतिम वेग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग औसत चाल। तो भाई आरंभिक मतलब अंतिम वेग ले लिया v और आरंभिक वेग ले लिया u बटे में 2। अब v कितना है आपके पास, ये तो 8 आ गया, u कितना है लेकिन 0 है, बटे में कितना आ गया 2, तो 8 बटे में 2 काटने कितना आ जाएगा, यह जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गया, बस की औसत चाल आ गई। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया, धरती से पुल की कितनी ऊंचाई है, मतलब जब बस पुल से धरती पे नीचे गिरी है तो कितनी ऊंचाई थी धरती और पुल के बीच की। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ऊंचाई मतलब क्या निकालना, दूरी होगी ना धरती और पुल के बीच की दूरी। तो दूरी वाले के लिए हमें क्या होना चाहिए, सूत्र के अंदर s आना चाहिए। s का मतलब होता है दूरी। ठीक है, तो देखिए, तो आपका जो पहला समीकरण है इसमें तो s नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पहला समीकरण का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा और तीसरा समीकरण देखें तो इसमें भी s आ रहा है, इसमें भी s आ रहा है, मतलब दूसरे और तीसरे में से कोई सा भी समीकरण इस्तेमाल करके हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं, चाहे आप दूसरा इस्तेमाल कीजिए चाहे तीसरा इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, यहाँ पर हम कोई सा भी समीकरण लगा लेते हैं। अगर हम दूसरा समीकरण लगाएं, s बराबर में थर्ड जो इसका भाग है, s बराबर में है ut जमा 1/2 gt वर्ग। अब u कितना आपके पास, u तो हो गया भाई 0, t कितना है भाई 0.8 1/2, g कितना है भाई 10, t कितना है भाई 0.8 का वर्ग। ठीक है, अब 0 को 0.8 से गुना करें कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ लिख दिया हमने 0। ठीक है, तो 2 से काट के 10 से कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 5 0.8 का वर्ग करें कितना आ जाएगा 0.64। ठीक है, अब इसको गुना कर लें तो 0 का 0 हो जाएगा, 64 को 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 320 और पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, मीटर। तो ये आ गया, जो बस है और जो पुल है उनके बीच की दूरी कितनी है, वो है 3.20 मीटर, ये उनके बीच की दूरी है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमारा जो अगला टॉपिक है ये है द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों के बारे में कुछ पॉइंट लिख दिए, तीन बिंदुओं में अंतर लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिए पहले बिंदु पे क्या लिखा है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। मतलब कोई भी जो वस्तु है उस वस्तु के अंदर पदार्थ की कितनी मात्रा है, उस पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलेंगे, उसका द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर भार की बात करें तो भार का मतलब क्या होगा, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसी को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। ठीक है, और कहने का मतलब यह है, हम पृथ्वी जो है हमें जितनी बल से अपनी ओर खींच रही होगी ना, तो मतलब जितने बल से हमें अपनी ओर खींच रही है उसी बल को हम क्या बोलेंगे, वो हमारा भार कहलाएगा, मतलब वेट कहलाएगा। ठीक है, एक्चुअल में द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग होते हैं। भार को तो अंग्रेजी में हम भाषा में वेट कहते हैं और द्रव्यमान को मास कहते हैं। ठीक है, MASS मास। ठीक, तो क्या होता है, भार का मतलब बताया जिस बल से कोई भी वस्तु, पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उस बल को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का भार बोलेंगे। ठीक, और द्रव्यमान में क्या होता है, किसी भी वस्तु के अंदर पदार्थ की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसका हम द्रव्यमान कहलाएगा वो। ठीक,
अब क्या होता है, इसका मान प्रत्येक स्थान पर स्थायी होता है। किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो हमेशा एक समान होगा, चाहे आप पृथ्वी पर हो, चाहे सूर्य पे चले जाए, चंद्रमा पे चले जाए, किसी दूसरे ग्रह पे चले जाए, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसके द्रव्यमान में कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जो किसी वस्तु का जो भार होता है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, क्योंकि भार का सूत्र क्या है, देखिए भार का सूत्र होता है W बराबर में m गुना में g, ठीक है, W बराबर में m गुना में g, ये भार वेट से हो गया भार, ठीक है। अब जी, अब m का मतलब क्या है, द्रव्यमान। तो भाई क्या बता मैं, द्रव्यमान तो हर जगह समान रहेगा, लेकिन जो g है, g हर जगह समान नहीं होता है ना, g चेंज होता रहता है। पृथ्वी की सतह पर तो g क्या एक समान है, 9.8 के आसपास है, ठीक है। लेकिन अगर हम पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पे जाते हैं तो वहां पर g का मान बढ़ जाता है, ठीक। या फिर हम चंद्रमा पे जाएंगे तो वहां पर भी जी का मान कुछ और हो जाएगा, ठीक। तो जब जी का मान में परिवर्तन आएगा, सिंपल सी बात है, जो भार होगा वस्तु का वो भी चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा, इसका मान जी में परिवर्तन के कारण बदलता रहता है, ठीक। चलते अपने तीसरे बिंदु पे, तीसरे पॉइंट पे, इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता। भाई द्रव्यमान कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं हो सकता। लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, जी का मान शून्य होता है। पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वहां पर क्या होता है, जो जी का मान शून्य होता है। जब जी का मान अगर आपने यहाँ पर जीरो रख दिया तो m चाहे कितना भी m की m का जो मान है, चाहे 1000 हो, 2000 किलो हो, लेकिन अगर m को आप g से गुना करोगे, जी का मान जीरो रख के, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर जी का मान जीरो होता है। इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर हम किसी भी वस्तु का भार नापने की कोशिश करेंगे तो उसका भार कितना निकल के आएगा, जीरो निकल कर आएगा, ठीक। ये तो हमने पृथ्वी की बात करी। अब चलते हैं चंद्रमा के ऊपर। हमें चंद्रमा पे जाना नहीं है, यहीं रहना है, ठीक है। क्या है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर कितना भार होता है। क्योंकि सोचा आपने, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आपका वजन 60 किलो है और आप चंद्रमा पे चले जाते हैं रॉकेट में बैठ के, और फिर आप वहां उतरते हैं, तो आपको क्या महसूस होगा, जैसे आप हवा में चल रहे, मतलब आप एक पैर रखेंगे, फिर ऐसे जंप मारेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऐसे जंप मारेंगे, है ना। तो मतलब आप हवा में, मतलब एक कदम रखने के बाद आप जब दूसरा कदम उठाएंगे तो आप मतलब हवा में उड़ने लग जाएंगे, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, वहां पर आपको पता चला हल्कापन महसूस होगा, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके अंदर वजन ही नहीं है। पता है क्यों, क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा के अंदर जो गुरुत्वीय बल है वो काफी कम है, ठीक है। और वो कितना कम है, जितना पृथ्वी पर है उसका 1/6 है, ठीक है। मतलब पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मान लिया हमने, तो चंद्रमा पर कितना होगा, 9.8 का छठवां हिस्सा होगा। मतलब 9.8 को 6 से भाग करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उतना होगा उसका जी का मान वहां पर चंद्रमा पर, ठीक है। तो अब जी का मान चेंज हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, वस्तुओं का भार भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वहीं पर लिखा है, किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होता है, 1/6 होता है वस्तु का पृथ्वी पर भार। अगर किसी वस्तु का धरती पे भार अगर 60 किलो है, अगर उसी वस्तु को हम चंद्रमा पर जाके नापेंगे या तौलेंगे तो उसका वजन क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। मतलब अभी 60 किलो है तो उसको 1/6 से गुना कर दो, तो 60 को 1/6 से गुना करो, कितना आएगा, 10 किलो आएगा, नहीं आएगा भाई। 60 को 1/6 से गुना करके काटे कितना आएगा, 10 किलो आ जाएगा। मतलब अब जो वस्तु कितने किलो की होगी, 10 किलो की हो जाएगी चंद्रमा पर पहुंचने के बाद, ठीक है। तो ये नहीं कि उसमें से आप सोचो कि 60 किलो से 10 किलो की, मतलब उसमें से जो 50 किलो गायब हो गए, कहीं गायब नहीं हुआ। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि जी का मान जो है चंद्रमा पर काफी कम है, पृथ्वी के मुकाबले 1/6 है वहां पर जी का मान, इसलिए जो भार आएगा वस्तु का वो भी 1/6 हो जाता है, ठीक। अब चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 15 किलोग्राम, एक वस्तु 15 किलोग्राम की है, ये बताइए कि पृथ्वी पर इसका कितना भार होगा। हमें इसे पृथ्वी पर भार निकालना है। तो भार का सूत्र बताया मैंने, क्या होगा, W बराबर में m गुना में g होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे सूत्र इसका, W बराबर में m गुना में g, ठीक है। अब सूत्र लगा दिया हमने, फिर यहाँ देखना भाई m कितना है, 15 किलो, तो यहाँ लिख लिया हमने 15, g कितना रखना है, g का मान पता आपको 9.8, गुना कर लें इसको, कितना आएगा, 15 8 कितना होता है, 120, जीरो लगा दिया हमने, 12 हासिल का है, 15 निम्बा 135 और 12 147, ये हमने यहाँ लगा दिया पॉइंट, तो आ गया 147 किलोग्राम होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पे अपना। तो आगे वाला टॉपिक है प्रणोद और तथा दाब। क्या होता है प्रणोद तथा दाब। प्रणोद का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये मैंने मार्कर लिया, ठीक है, इस मार्कर या कील मान लीजिए मेरे हाथ में कील है, ठीक है, कील मान लीजिए, इस कील को दीवार में ठोकना चाहता हूँ, दीवार में ठोकना चाहता हूँ, तो अपने या फिर मान लीजिए मेरे हाथ में मान लीजिए हथौड़ी से इस पे मैं बल लगा रहा हूँ ऐसे,
तो अभी जो बल बल कैसे काम कर रहा है, बल जो है वो इस कील के मतलब इस मार्कर के लंबवत काम कर रहा है, परपेंडिकुलर ऐसे लगा रहे हैं इसको, ऐसे बल लगा रहे हैं इस पे, ठीक है। ठीक, तो उसे उस बल को हम बल लगा करके क्या बोलेंगे, प्रणोद बल कहेंगे। लिखा देखो, किसी वस्तु की सतह के लंबवत, किसी वस्तु के लंबवत मतलब जब एक किसी भी वस्तु की सतह पर जब बल लगता है लेकिन 90 डिग्री के कोण पे बल लग रहा है उसके ऊपर, तो उस बल को हम बल लगा के क्या बोलेंगे, प्रणोद कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। जैसे बताया, कील को अगर हम ठोकेंगे इसके अंदर, दीवार में ठोक रहे हैं ऐसे ऐसे, तो इस कील पर जो बल लग रहा है वो क्या कहलाएगा, वो प्रणोद कहलाएगा। क्योंकि कील जो है मतलब जो बल जो है उस मार्कर के साथ या इस कील के साथ 90 डिग्री कोण बना रही है। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए रेत पे आप खड़े हैं, तो आपको क्या रेत है ना, जैसे डस्ट आती है बाजार में, जैसे लोग जिनके घर वगैरह बन रहे होते हैं, बन रहे होंगे, देखा होगा बच्चों ने, रेत पड़ी होती है। तो आप जब रेत के ऊपर खड़े हो जाएंगे पैरों, तो क्या महसूस होगा, जैसे आपके पैर रेत के अंदर धंसते चले जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आपके पैर क्या कर रहे हैं, वो रेत के ऊपर बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो बल कैसे लग रहा है, लंबवत लग रहा है, मतलब रेत पे हम 90 डिग्री के कोण पे क्या कर रहे हैं, उस पे बल लगा रहे हैं। तो ऐसे बल को हम क्या बोलेंगे, प्रणोद बोलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। और अच्छा आप एक बात और सोचिए कि उसी रेत पर अगर आप लेट जाते हैं उस पर, ठीक है। अभी तो आप खड़े थे, तो आपने क्या महसूस किया कि आपके जो पैर हैं वो धरती के अंदर घुसते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी रेत पे लेट जाएंगे तो आपको क्या महसूस होगा कि आपके जो मतलब शरीर का जो भाग है, मतलब आपका जो शरीर है वो रेत में बिल्कुल भी धसेगा नहीं, थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का सा आपका जो शरीर है वो रेत में दबेगा, है ना। लेकिन पैरों जब आप पैरों के बल खड़े थे तो आपके पैर रेत के अंदर काफी ज्यादा घुस गए, लेकिन आप लेट गए तो आपका बहुत शरीर का बहुत ही कम भाग रेत में धस गया है ना। तो ऐसा हुआ क्यों भाई, क्योंकि जब लंबवत बल लगता है ना, तो उसके जब लंबवत बल काम करता है तो उससे उसका दबाव अधिक पड़ता है और हमारे जो पैर है वो मिट्टी के अंदर धस जाते हैं, ठीक है। ठीक, क्योंकि अभी क्या है, लंबवत में क्या हो जाता है, बल तो ज्यादा होता है लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है, जिस क्षेत्रफल पर जितने क्षेत्र में वो बल कार्य कर रहा है वो क्षेत्र कम होता है, इसलिए वहां पर बल ज्यादा काम करेगा, बल का असर ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। तो उसे हम बल ना कह के फिर ऐसे हम दाब कहते हैं, ठीक है ना। दाब क्या होता है, प्रणोद बटा में क्षेत्रफल, प्रणोद बटा में क्षेत्रफल, ठीक है। दाब को समझिए, दाब का मतलब क्या है कि जो बल है वो कितने क्षेत्र में काम कर रहा है, ठीक है। तो प्रणोद और क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दाब बोलेंगे, ठीक। अब आप सोचिए एक बार सोचिए, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा ना, क्षेत्रफल का मान जितना ज्यादा होगा तो उतना ही बल कम कार्य करेगा। जैसे मैंने बताया, अगर आप रेत में खड़े थे अब अपने दोनों पैरों पे, तो पैरों का क्षेत्रफल तो बहुत छोटा सा है, ये देखिए जैसे ये मैंने पैर बना दिया है ना, ये पैर बना दिया मैंने आपके दो, ये पैर है, तो इतना ही क्षेत्रफल है जो रेत पे काम कर रहा है ना, इतने क्षेत्रफल में बल लग रहा है। तो क्षेत्रफल कम है तो बल ज्यादा लगेगा रेत में और आपके पैर मिट्टी के अंदर रेत में धंसते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इस पर लौट जाते हैं, लेट गए, मान लीजिए आप ऐसे लेट गए, ठीक है, आप इस रेत आप ये आपके शरीर और आप रेत में लेट गए, तो क्या होगा, क्षेत्रफल तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, अब बल तो वही है, मतलब जो बल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है, मतलब बल में कोई से परिवर्तन नहीं आया। लेकिन क्या देखते हैं, यहाँ पर जो क्षेत्रफल कम था इसलिए इसका दबाव अधिक रहा और हमारे पैर मिट्टी के अंदर रेत में धस गए। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो बल तो वही रहेगा लेकिन इसका दबाव कम पड़ेगा और हमारा शरीर है रेत में नहीं धसेगा। तो इससे हमें एक बात समझ में ये आती है कि क्षेत्रफल से अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक पड़ेगा, अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब कम पड़ेगा। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल लेके अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए जब हम रेस पे खड़े हैं, ठीक है, तो जो बल कार्य कर रहा है, मान लीजिए कितना बल कार्य कर रहा है, 20 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। F का मान कितना हो गया, 20। इस प्रणोद का मतलब बल ही है 20, ठीक है। अब पैरों का क्षेत्रफल मान लीजिए कितना है, ये है 5, ठीक है, 5 मीटर वर्ग पैरों का क्षेत्रफल है। और हमारे पूरी शरीर का जो क्षेत्रफल है मान लीजिए कितना है, 10 मान लिया, 10 मीटर वर्ग, ठीक है। चलो इसको पैरों के क्षेत्रफल को 2 मान लीजिए, 5 काफी ज्यादा हो जाएगा, 2 मीटर वर्ग हमने मान लिया पैरों का क्षेत्रफल है और पूरे शरीर के क्षेत्रफल मान लिया कितना है, 10 है। अब देखिए दाब निकालिए, यहाँ से दाब कितना आएगा, देखिए निकाल के, जब हम खड़े हैं रेत में तब कितना दाब काम करेगा, तो बल कितना काम कर रहा है, सूत्र है इसका प्रणोद बटे में क्षेत्रफल, तो प्रणोद कितना है 20 और इसका क्षेत्रफल कितना है पैरों का 2, तो 20 बटे में 2 कितना आ गया, ये 10 आ गया दाब। अब फिर से दाब निकालते हैं जब हम लेटे हैं रेत पे, प्रणोद कितना आएगा 20 है मतलब है, और क्षेत्रफल कितना है इसका 10, 20 बटे में 10
कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपने क्या देखा कि जब क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा आएगा, दबाव अधिक पड़ेगा और हमारे जो पैर मिट्टी में धस जाएंगे। और जब क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब कम पड़ेगा और हमारा शरीर जो है मिट्टी में वो नहीं दबेगा। ठीक है, अब आप इस चीज के बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे कि आप पेन देख लीजिए अपना, जिससे आप कॉपी में लिखते हैं तो उस पेन की टिप देखते हैं, बहुत पतली होती है, मतलब काफी उसका क्षेत्रफल काफी कम होता है, एकदम शार्प होती है ना पेन की टिप। अगर आप उससे कागज में छेद करेंगे तो छेद काफी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पेन के दूसरे हिस्से को, मतलब ये तो पेन की टिप हो गई जैसे है ना, ये पेन की टिप होगी, इससे कागज में छेद करेंगे फटाक से छेद हो जाएगा। लेकिन अगर पेन के पीछे वाले हिस्से से अगर कागज में छेद करने की कोशिश करेंगे तो छेद नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल वो ज्यादा है। आप चाहे जितना बल आपने पहले लगाया था इस तरफ से, उतना ही बल अगर आप इस तरफ से लगाएंगे जब भी कागज में छेद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो इसका दबाव कम पड़ेगा और कागज में छेद नहीं हो पाएगा। ठीक, आई बात समझ में? इसके और एग्जांपल देख लेते हैं। चाकू देखा होगा आपने अपने घरों में, है ना? चाकू की धार देखी है, मतलब चाकू का जो एक सिरा होता है काफी पतला होता है ना, काफी ज्यादा पतला किया जाता है उसको। क्यों किया जाता है? ताकि उसका क्षेत्रफल कम से कम हो जाए, क्योंकि जब हम जितना क्षेत्रफल से कम होगा, जब हम किसी चीज को काटेंगे तो उस पर उतना ज्यादा अधिक दबाव काम करेगा और वो चीज उतनी आसानी से कट जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में? कील देखिए आप लोग, कील है ना, कील की जो नोक होती है एकदम शार्प होती है, एकदम पतली होती है। क्यों होती है? अगर जब उसे दीवार में हम लगा के गाड़ें तो उस पर ज्यादा से ज्यादा बल का दबाव का दाब काम करे और वह आसानी से दीवार में या फिर जहां भी उसे गाड़ना चाहते हैं वो गड़ जाए। ठीक है, और उसके बाद आता है दाब का मात्रक क्या होता है। वैसे तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, या फिर इसका एक और होता है पास्कल जिसे कहते हैं, उसको पीए से इसको हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ देखिए, एक मैंने यहाँ पर 2 पिक्चरें बनाई है आपको समझाने के लिए ही। देखिए ये होता है ना दोनों, मतलब जो पहली पिक्चर है दूसरी पिक्चर, ये मान लेते हैं पहली है 1 नंबर, ये 2 नंबर। बता रहा है दोनों में से किसमें दाब अधिक काम करेगा। सोचिए आप लोग किसमें दाब अधिक काम करेगा। वीडियो रोक के सोचिए कि दाब पहले पिक्चर में ज्यादा काम करेगा, दूसरे पिक्चर में ज्यादा काम करेगा। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए तो पहली पिक्चर में क्या है कि क्षेत्रफल देखिए इसका, कितना क्षेत्रफल इसका धरती से टच कर रहा है, 20 गुना में 10, 20 को 10 से गुना करें तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 20 गुना में 10, क्षेत्रफल आ जाएगा भाई 200 मीटर, 200 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, अब जो दूसरी पिक्चर को देखिए, इसका क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 10, यहाँ लिखा है 40, तो 10 को 40 से गुना करें तो क्षेत्रफल कितना आएगा, यह जाएगा आपके पास 400 सेंटीमीटर वर्ग। अब देखिए दोनों में से क्षेत्रफल किसका ज्यादा है भाई, दूसरे वाले पिक्चर का क्षेत्रफल कितना है, 400 ज्यादा है, और पहले वाले क्षेत्रफल कितना है, 200 है। तो क्या पता है, जिसका जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा तो उसका दबाव उतना ही कम होगा, मतलब पहली वाले पिक्चर का दबाव अधिक होगा, दूसरी वाले जो चित्र है उसका दबाव कम पड़ेगा। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये जो टॉपिक था प्रणोद और दाब, और हमने इससे पहले पढ़ा था द्रव्यमान और भार, ये समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जब हमारा अगला टॉपिक है, इसका नाम है उत्प्लावकता क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, वस्तु को किसी तरल में डुबोने पर ऊपर की दिशा में लगाए गए बल को हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को बोलेंगे हम उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने आपकी लाइन आपने सुन ली, तो इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी बोतल को, खाली बोतल को अगर आप पानी में डुबोने की जब आप कोशिश करेंगे तो आपको क्या क्या महसूस होता है, जैसे कि वो जो पानी कर रहा है उस बोतल को ऊपर की ओर क्या कर रहा है, ऊपर को ढकेल है ना। अगर आप उस बोतल को एक काम करते हैं, इस बोतल खाली बोतल ली, उसका ढक्कन बंद कर दिया हमने, उसके अंदर से हवा है ना। अब आप उस बोतल को पानी के अंदर पूरा डुबो दीजिए, तो हम क्या देखेंगे, जैसे बोतल को आप नीचे छोड़ेंगे पानी के अंदर तो बोतल वापस ऊपर आ जाएगी, है ना। तो बोतल को जब हमने नीचे छोड़ा तो वापस ऊपर क्यों आ गई, क्योंकि जो पानी है वो क्या कर रहा है, वो बोतल को ऊपर की ओर धकेल रहा है। तो वो जिस बल से पानी बोतल को ऊपर की ओर धकेलता है, उसी बल को हम बोलते हैं उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही पढ़ा कि वस्तु को किसी भी तरल में डुबोने पर ऊपर की दिशा में जो भी बल लगेगा उसे बोलेंगे उत्प्लावन बल कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है उत्प्लावकता। ठीक, अब फिर हमारा अगला टॉपिक है, ये है पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती या फिर डूबती क्यों है ना। आपने कई बार देखा होगा पानी के जहाज जो होते हैं, बड़े जहाज, वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं ना। पर अगर आप लोहे की कील लें, आप उसे पानी में डाल दें तो वो तुरंत डूब जाती है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि भाई लोहे की कील तो पानी में डूब गई, लेकिन इतने बड़े जो जहाज हैं वो पानी में डूबते क्यों नहीं, उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि वस्तुओं का जो घनत्व है, अगर वो
किसी भी वस्तु का घनत्व अगर पानी के घनत्व से कम होगा तब वो वस्तु पानी के अंदर कभी भी नहीं डूबेगी। ठीक है, तो वो जो जहाज वगैरह होते हैं वो कुछ इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उनका जो घनत्व होता है वो पानी से काफी ज्यादा कम हो जाता है, और जब जिस वस्तु का घनत्व पानी से कम होगा फिर वो पानी में तैरती रहेगी। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि घनत्व क्या होता है। घनत्व देखिए क्या लिखा है हमने, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। मतलब कि घनत्व का मतलब ये हो गया कि किसी भी वस्तु का आयतन, और क्या बोलेंगे, किसी भी वस्तु पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को, ठीक है, बटे में क्या आएगा, द्रव्यमान, इन दोनों का जो अनुपात होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे घनत्व बोलेंगे। ठीक है, घनत्व का मतलब ये हो गया कोई भी जो वस्तु है उसका जो आयतन है, उसका जो द्रव्यमान है, इनका जो अनुपात होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे घनत्व बोलते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे सूत्र जो हमने लिखा है उल्टा लिखा, द्रव्यमान ऊपर आएगा आयतन नीचे आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। हमें द्रव्यमान हमने ऊपर लिखना है और आयतन हमने लिखना है नीचे। ठीक, तो द्रव्यमान बटे में आयतन, इसे हम बोलते हैं घनत्व बोलते हैं। अगर वस्तु का आयतन ज्यादा होगा तो वस्तु का जो घनत्व हो जाएगा वो कम हो जाएगा, और अगर वस्तु का आयतन कम होगा तो उसका जो घनत्व है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं घनत्व का मात्रक क्या होता है। ये होता है किलोग्राम प्रति मीटर घन, ये होता है वस्तु का घनत्व का मात्रक। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला हमारा टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहलाता है। ठीक है, तो आर्किमिडीज एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक मतलब सिद्धांत दिया था। तो उस सिद्धांत को समझने से पहले मैं आपको एक क्रियाकलाप सुनाना चाहता हूँ, एक्टिविटी सुनाना चाहता हूँ। मान लीजिए एक पत्थर लिया, आप उस पत्थर को धागे से बांध के आप पानी में उसे डुबो रहे हैं। ठीक है, पानी में क्या कर रहे हैं, आप उसे डुबोते हैं, पत्थर को धागे से बांधकर पानी में डुबोते, तो आपको क्या महसूस करेंगे, जब आप उस पत्थर को पानी में मतलब जब पानी में उस धागे से पत्थर को लटकाएंगे तो ऐसा महसूस होगा कि धागा थोड़ा सा ढीला हो गया है ना, हल्का आपको ढीलापन महसूस होगा। या फिर आपने कई बार देखा होगा, अगर आप पानी में तैर रहे हैं, है ना, तो आपको काफी, जब पानी में तैरते हुए काफी ज्यादा हल्का महसूस होता है। ठीक है, तो वो क्यों महसूस होता है, क्योंकि पानी क्या कर रहा है, वो आपके ऊपर बल लगा रहा है। ठीक, तो इसी बल के परिणाम स्वरूप आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था। उसने क्या कहा था कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूरी तरीके से या आंशिक रूप से डुबोते हैं, तो किसी भी वस्तु को तरल में, किसी भी पानी के अंदर या फिर किसी भी तरल पदार्थ में डुबोते हैं, या तो पूरी तरीके से डुबो देते हैं या फिर आधा डुबोते हैं, तो वह ऊपर की दिशा में लगे हुए बल का, ऊपर की दिशा में जितना बल लगेगा, मतलब बल का अनुभव करती है, और जो वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के समान होगा। मतलब कि जब हम किसी चीज को पानी में डुबोते हैं तो क्या होगा, वो चीज काफी ज्यादा उसका वजन काफी ज्यादा कम महसूस होता है, और वो उतना ही कम महसूस होगा जितना वो वस्तु पानी हटाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि किसी वस्तु को हम पानी में डुबोते हैं, तो वस्तु जब पानी में डुबो रही है तो काफी ज्यादा हल्की महसूस होती है हमें। ठीक है, तो हल्की महसूस क्यों होती है, मतलब पानी में जब किसी वस्तु को पूरे तरीके से डुबोए या फिर आंशिक रूप से डुबोए तो काफी ज्यादा हल्की महसूस होती है। और हल्की महसूस इसलिए होती है क्योंकि वस्तु जितने पानी को हटा रही है अपने जहां से, तो उस वस्तु के द्वारा क्या, उस जो पानी हटा उस पानी के द्वारा उस वस्तु पर उतना ही बल लगता है, जिसके कारण उस वस्तु काफी ज्यादा हल्की महसूस होती है। ठीक, अब आता है कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसका उपयोग कहां पर होता है। तो इसका जो उपयोग है, पहला क्या उपयोग लिखा है, जलयान तथा पनडुब्बियों का डिजाइन। तो जलयान वगैरह जो होते हैं, जो जहाज हैं और बड़ी बड़ी जो पनडुब्बियां होती हैं, उनको बनाने के लिए इसके सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला है दुग्ध मापी तथा दूध की शुद्धता की जांच। दुग्ध मापी, जिससे दूध की शुद्धता की जांच करते हैं, उसको बनाने के लिए भी इसी सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया है। अगला पॉइंट है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है, जो द्रवों के जो घनत्व होते हैं उनको नापने के काम आता है, तो उसको बनाने के लिए भी हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगला और अंतिम जो टॉपिक है वो है आपेक्षिक घनत्व। क्या होता है आपेक्षिक घनत्व? क्या लिखा है इसमें, किसी पदार्थ के घनत्व को पानी की घनत्व की अपेक्षा व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है, और मतलब किसी भी पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व का जो अनुपात होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। मतलब कोई भी जो पदार्थ है उस पदार्थ का घनत्व कितना है और पानी का घनत्व कितना है, इन दोनों का जो अनुपात होता है उस अनुपात को बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। और आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी घनत्व है, नीचे भी घनत्व, दोनों घनत्व की मात्रा आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर कोई भी इसका मात्रक नहीं बचता। ठीक,
तो इस तरीके से हमारा ये जो गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैंने इस अपनी पूरी वीडियो में एक वीडियो में सिर्फ इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स थे मतलब वो सारे अच्छे से समझा दिए आपको। ठीक है, और इसके अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर है और इसके जो उदाहरण वगैरह है उनको हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में।